हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, आज के क्रम में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स रिवीजन के खंड में अति लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया। आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर टेलीग्राम चैनल हमें नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि सारे लेटर कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा DINESH दिनेश सर। ये आप टेलीग्राम पर टोटल कैपिटल लेटर में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि जो लोगो लगा हुआ है, यानी जो हमारी फोटो है, तो वहां पे सरस्वती माँ की फोटो लगी हुई है। सरस्वती माँ की फोटो लगी है। तो जैसे पहली चीज तो ये कि जब आप कैपिटल लेटर में दिनेश सर टाइप करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसमें सरस्वती माँ की फोटो लगी है टेलीग्राम चैनल पर। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि अब आप लोगों का कल के बाद परसों यानी मंडे से अब हम सीधे आपको मॉडल पेपर देने चल रहे हैं। मॉडल पेपर देने चल रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि आपका अपना जो ऐप है दिनेश सर ऑफिशियल, दिनेश सर ऑफिशियल ऐप पर आपको जब ओपन करेंगे, तो अभी पूर्व में भी हमने टेस्ट कराया था कि जब आप टेस्ट के खंड में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा और उसको ओपन करेंगे तो वहां से आप, और ये टेस्ट आपका टोटली फ्री होगा। तो आप जो हमारे प्यारे बच्चे अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप को इंस्टॉल कर लें और अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, ये मैथ्स के साथ साथ मैं जो आपको मॉडल पेपर देने चल रहा हूँ, वह मॉडल पेपर आपका मैथ्स के साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर के साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर के क्रम में फर्स्ट पेपर, आपका थर्ड पेपर साइंस का भी हम आपको एक दो मॉडल पेपर दे देंगे, और साथ में आपका छठा अर्थात हिंदी का पेपर। तो ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के पहले हम कई मॉडल पेपर कराने का प्रयास करेंगे। और इसी मॉडल पेपर में इस पेपर का जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी व्याख्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। और इसी मॉडल पेपर में ही आपको टाइमिंग मिल जाएगा कि वह टाइमिंग क्या होगी जिस पर हम एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ वो टाइमिंग आपको हम टेलीग्राम चैनल दिनेश सर पर भी टाइम प्रोवाइड करा देंगे। और मॉडल पेपर भी कब होगा, उसकी भी जो टाइमिंग होगी, वह टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल दिनेश सर पर टाइमिंग का भी हम पोस्ट डाल देंगे कि कब कितने बजे से आपका मॉडल पेपर होगा और कितने बजे से आपका उस पेपर का एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन यूट्यूब पर किया जाएगा। चलते हैं आज के प्रश्न के क्रम में। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, उन प्रश्नों के क्रम में पहला प्रश्न हम देखते हैं कि आपका दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम जानते हैं जो वृत्त है, हमको क्या दिया गया है, हमको व्यास दिया गया है। व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर, व्यास हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको परिधि ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं
कि जो परिधि का सूत्र होता है, सामान्य तौर पर जो परिधि का सूत्र है वह क्या है, परिधि के सूत्र की बात करेंगे तो परिधि बराबर पाई इंटू डी, अर्थात इसको हम इस तरह से कहें कि पाई गुणे व्यास। नहीं तो सामान्य तौर पर दूसरा, चूंकि डी इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू क्या है 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये आपका हो जाता है 2 पाई r। तो यह सूत्र भी आपका है, यह सूत्र भी। अब आप चाहे इसमें करें, 2r को d मान लें या पाई इंटू डी। अब यहाँ आपको d का मान मालूम है 14 है, तो परिधि को क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस c। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इंटू डी की बात करेंगे तो 22/7 गुणे डी का मान कितना है 14 है, तो ये 7 से 14 कटेगा 2 बार जाएगा, और 22 दूना 44 सेंटीमीटर क्या होगी, हमारी परिधि होगी, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, एक 44 सेमी लंबे और 10 मीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां हम जानते हैं कि जो एक आयताकार टुकड़ा है जिसको घुमाने पर बेलन का निर्माण होता है, मान लीजिए ये हमारा आयताकार टुकड़ा है जो 44 सेमी लंबा है और 10 सेमी क्या है, चौड़ा है। अब ये कहता है कि इसकी चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहां हम ये देखते हैं कि जब किसके परितः घुमाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि जो आयत है, आयत के जिस भुजा, आयत के जिस भुजा के परितः क्या किया जाता है, जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह क्या होता है, वह भुजा क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। वह भुजा क्या होगी, वह भुजा बेलन की ऊंचाई होगी। अब यहां प्रश्न कहता है कि 44 सेमी लंबे और 10 सेमी चौड़े, तो यानी इसको, जो ये पेपर का टुकड़ा है, इसको किस तरह से घुमाएंगे, इसको हम कुछ अगर समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा आयत का टुकड़ा है, ये हमारा एक आयत का टुकड़ा है। इस आयत के टुकड़े में क्या होता है, इस आयत के टुकड़े को ये हमारी 10 सेंटीमीटर और ये हमारी कितना है 44 सेंटीमीटर। तो अब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे, तो चौड़ाई यानी 10 के परितः घुमाएंगे तो ये आपका घूम के बनेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बेलन बनेगा। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बेलन बना। देखिए ये नीचे वृत्ताकार है, तो जो 10 सेमी चौड़ाई थी वह बेलन की ऊंचाई हो गई, और जो 44 सेमी लंबाई थी वो क्या हो गई, वो आधार की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि बनती है। तो यहां यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये समझना कि किसके परितः घुमाया जाता है और बेलन की ऊंचाई क्या होगी और परिधि यानी आधार की परिधि क्या होगी। तो अगर इसके परितः जब हम घुमाते हैं तो हमारा जो बेलन बन के आएगा वह 10 लंबा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक बेलन का निर्माण होगा, और ये तो हमारी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और जो ये परिधि है, परिधि इस वृत्त का सर्कमफरेंस है वह कितना हो जाएगा, वह 44 सेंटीमीटर। तो अब यहां विधिवत आपको ज्ञान हो गया कि कैसे बेलन की ऊंचाई और कैसे वृत्त की परिधि यानी आधार की परिधि को जानेंगे। तो अब आधार की परिधि हमको मालूम हो गई तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे।
तो जो त्रिज्या अब परिधि हमें मालूम है, तो बेलन की लंबाई सॉरी परिधि, परिधि बराबर क्या होगा? परिधि बराबर आयत की लंबाई। आयत की क्या होगी? लंबाई। तो परिधि का सूत्र हम जानते हैं कि 2 पाई r बराबर आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो यहां वैल्यू आप रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। तो इस तरह हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। r बराबर क्या हो जाएगा? 44 गुणे 7/2 गुणे 22। तो 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, यानी त्रिज्या हमको मिल गई कितना? 7। अब हमें क्या करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें आधार की त्रिज्या मालूम हो गई, बेलन की ऊंचाई मालूम हो गई, और अब यहां पर जो बेलन के आयतन का सूत्र है, अब सीधे आप बेलन के आयतन का सूत्र लगा लीजिए कि बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान मालूम है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7 और ऊंचाई 10। तो 7 से 7 कट गया और इसका मान आ गया कितना? 22 गुणे 70। और इसमें आप गुणा करेंगे तो 0, 7 को 2 बार ले जाएंगे 14, यानी 7 2 14, या 7 दूनी 14 का 4, एक हासिल, 7 दूनी 14, एक 15, यानी 1540 वर्ग सेमी क्या होगा? यह आपके बेलन का आयतन होगा। तीसरा प्रश्न, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग है जिसमें आम के वृक्ष हैं, तो कुल वृक्षों की संख्या कितनी है? 2304। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां जो आपका प्रश्न है कि एक आपकी बाग है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाकी पंक्तियां हैं। तो यहां जितनी भी हमारी पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं जितनी की प्रश्नानुसार, यानी ए पंक्ति है तो ए पेड़ है, यानी कुल पंक्तियों की संख्या ए है तो एक पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या भी ए है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसका सीधे सीधे वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका बहुत सीधा सा, इस तरह के प्रश्न आए तो हमको क्या करना है? इसका वर्गमूल। तो 2304 का आप निकालेंगे तो 0 4 और 2 3, ये इसका 2 2 का पेयर बनता है। तो 23 में कितनी बार जाएगा? 4। तो 4 का 4 बार गया 16 है, और फिर आपका बचा कितना? 7, और अगली संख्या उतारेंगे 0 4। यहां पर हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और ये आया 8। अब 704 में हम किससे भाग दें? तो यहां यदि हम 8 बार ले जाते हैं, कितनी बार? 8 बार ले जाते हैं, तो 8 का 8, 8 8 64 का 4 और 6 आपका हासिल आया, 8 8 64 और 6 70, यानी यहां पर 0। तो यहां आपका जो उत्तर होगा, पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? पंक्तियों की संख्या जो है वो 48 होगी। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 48। प्रश्न संख्या 4 आपका कह रहा है कि tan 45 माइनस कॉट 30 प्लस 2 cos 30 माइनस साइन 90। तो यहां आपको जो त्रिकोणमितीय विभिन्न विशिष्ट अनुपात या विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन से लेके कॉसेक तक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो उसका मान आपको यहां क्या करना है? यहां याद रखना है।
तो जब हम tan 45 की बात करते हैं, अब एक एक का वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90। तो अब tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। वहीं cot 30 की जब हम बात करते हैं तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 2 cos 30, तो यानी 2 इंटू, अब यहां पर cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, माइनस sin 91, sin 90 का मान कितना होता है, 1। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, 1 माइनस √3 प्लस, अब यहाँ 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 3, √3 और -1। तो यहाँ +1, यहाँ -1 कट गया, -√3 प्लस √3 कट गया, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मान 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस sin 90। तो यहां पे भी आप सीधे सीधे वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो cot 45 का मान कितना है, cot 45 का मान 1 है, माइनस sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, माइनस cos 45, तो cos 45 की भी वैल्यू क्या है, 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 91। तो यहां पर अब इसको आप क्या करिए, इसको आप सरल कर दीजिए। तो इसको आप जब सरल करेंगे तो इसका मान 1 माइनस 1/2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस, अब 1 इसको ब्रेकेट में ले लें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 धन 1/2 कितना होता है, 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहां से 1 1 कट गया और आपका मान कितना आएगा, 1, अर्थात 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45। तो अब sin 30 का मान आप यहां रख दीजिए, cos 60 का मान रख दीजिए और tan 45 का मान रख दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि tan, सबसे पहले sin, तो sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 की बात हम करेंगे तो cos 60 का मान कितना है, 1/2 प्लस tan 45 की बात करेंगे तो tan 45 कितना है, tan 45 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आप एलसीएम ले लीजिए सबका 2, ये 1/1 कर देते हैं, 1/1 कर दें, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका भी 2 है तो 1 प्लस इसका भी 2 है, 1 प्लस 2 का यही तो हुआ। तो अब ऊपर का आप अंश जोड़ लीजिए, तो 1 1 2 2, 4/2 और फिर इसको सरल कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 2 आएगा और यही हमारा क्या है, उत्तर होगा। समीकरण 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, इसको क्या करना है, इसको हल करना है। तो 13, ये हमारा इक्वेशन है, 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 13x
इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इसको हम आगे ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर जो आपको करना है कि 30 के दो ऐसे गुणनखंड हमको करने हैं कि उनका गुणा 30 आए और उन दोनों संख्याओं का यहां माइनस है, यानी उन दोनों संख्याओं को घटाने पर 13 अर्थात 13 आए। तो यहां हम अगर 15 और 2 को लें तो यहां देखेंगे दोनों चीजें, 15 गुणे 2 करेंगे तो उसका मान 30 आएगा और 15 ऋण 2 करेंगे तो उसका मान 13 आएगा। 30 इससे संबंधित है, 13 इससे संबंधित। तो इसको हम इस तरह से भी, यानी 13 को 15 ऋण 2 कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट 15 माइनस 2, हमने 13 को खाली कर दिया तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, बाहर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। भाई x को हमने अंदर कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये आप देखिए ये आपका 1 है और ये 1 है। तो यहां क्या कॉमन है, x। हमने x पहले खंड में कॉमन लिया तो x स्क्वायर में से x गया तो बचा x प्लस यहां से x गया तो 15। अब यहां -2 हमने कॉमन ले लिया तो -2x में से -2 गया तो x बचा और -2 यहां से निकाल लेंगे तो +15 बचेगा बराबर 0। तो अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि यदि इसको इस तरह से कि जब x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में x बराबर -15 और जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू +2। तो ये आपका मान आएगा। तो यहां पर इस तरह से आपका ये समीकरण सॉल्व होगा। वैसे ये प्रश्न आएगा तो अति लघु के बजाय ये लघु में जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हमको मालूम है 154 वर्ग सेमी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा तो 154 अपान 22, यही तो होगा आपका, इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 22 से कट जाएगा तो 22 को 7 बार जाएगा तो यहां आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 7 इंटू 7, तो आर बराबर √7 इंटू 7 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 अर्थात 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। 9वां प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं कि जो पहला वृत्त है तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने मान लिया r है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये उसकी कितनी है, 4 गुनी, तो ये हो जाएगी 4r। तो यहां हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का, और हमको क्या करना है,
अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम पहले किसकी लिखेंगे, यहां पहले वृत्त की त्रिज्या जो कही गई है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो इसके अनुसार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसके अनुसार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और इसके अनुसार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्षेत्रफल पाई 4r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी पाई इंटू 16r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपान पाई इंटू 16r स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 आया, अर्थात 1/60, और इसको हम कहेंगे 1:16 का अनुपात है। ये आपका 9वां प्रश्न। अगले प्रश्न की बात, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब यहां पर आपके लिए जो प्रश्न है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो यहां जो हमारा चर के साथ खंड है यानी 4 और 1, अब इस 4 और 1 के दो खंड ऐसे करने हैं, यानी 4 एकम 4, 4 है तो 4 का दो खंड ऐसा करना है कि उसका गुणनफल क्या हो, उसका गुणनफल 4 हो और उसका योग 5, चूंकि यहां पर क्या है योग, तो ये आपका खंड हो जाएगा क्या, 4 और 1। तो 4 गुणे 1 बराबर 4 और 4 धन 1 बराबर 5, तो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 5 को ब्रैकेट में कर देंगे 4 प्लस 1, और फिर हम क्या करेंगे, फिर आपका x प्लस 1। तो ये आप हल करिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1, यही तो रूप आएगा। तो अब इसको जब आप और सरल करिए तो यहां आपका क्या होगा, एक पेयर और दूसरा, पहले में क्या कॉमन है 4x, यहां पर कॉमन क्या है 4x, और विद इन ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1, और यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या 4x प्लस 1। तो आपका जो सरल रूप इसका आएगा वो यही आएगा कि x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1। 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल करना है। तो 16x स्क्वायर माइनस 25 है, तो यहां पर आप किस रूप में चलेंगे, इसको हम ये मानेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सर्वसमीकरण का सूत्र है ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ये हमारा सूत्र है। तो अब हमारा ये जो 16x स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप सरल करिए, 4x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया। अब यहां पर है कि यदि, फिर वही चीज कि जब क्या है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5/4। यहां x की वैल्यू जो आएगी -5/4, और जब 4x माइनस 5 उस कंडीशन बराबर 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/4।
4। यहीं तक आपको इसको हल करना है। प्रश्न संख्या 12, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो आपकी संख्या दी गई है 194491 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग के लिए इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए और वर्गमूल निकालने के बाद जो नीचे शेष बचता है उसी को आपको इस संख्या से घटा देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। कैसे? आपका प्रश्न है 194491। अब इसमें आप क्या करिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो दो दो का हम पेयर बनाते हैं। 16 है तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार गया। अब यहां पर कितना आया, 16 बचा 3। फिर हम उतारेंगे किसको, 4 और 4 को, और यहां क्या करेंगे, +4 को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। और फिर हम यहां पर देखेंगे कि यही से देखा जाता है, अगर 4 बार ले जाएंगे तो 8 चौक 32 और 34 है, तो 4 बार ले जाके देखते हैं तो 4 का 4 बार जाएगा तो 16 है, और 4 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 32, और एक आपका कितना हो गया, 33। यहां 14 में से 8 गए, 6 गए, 8, 14 में से 6 को घटाएंगे 8, और 3 में से 3 शून्य, और 3 में से 3 शून्य, 8 बचा। और बचा कितना, हमने यहां फिर नीचे लाया तो वो पूरा पेयर उतरता है 91, और यहां पर हम फिर 4 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 88। तो स्वाभाविक है कि यहाँ एक बार जाएगा तो ये कितना हो गया, 881, और बचा कितना, 1 में से 1 गए शून्य, 9 में से 1 गए 10, तो ये 10 हमारा क्या है, ये शेष बच रहा है। तो अर्थात हम ये लिखेंगे कि संख्या, जो हमारी संख्या है कि 194491 में 10 घटाने पर बनी संख्या, ये तो पूछ रहा है, घटाने पर भागफल पूर्ण हो जाए, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से किसको घटाएंगे, 10 घटाने पर बनी संख्या क्या होगी, बनी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 10 हमको घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है आपका कि x² - x - 6, आपका क्वेश्चन है x² - x - 6। तो अब 6 के 2 खंड ऐसे करने हैं जो कि गुणा में 6 हो और घटाने पर 1 हो, तो ये 3 और 2 होगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखें, x² माइनस विद इन ब्रैकेट 3 - 2x - 6। तो ये क्या हो गया, x² - 3x प्लस 2x - 6। तो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, पहले में कॉमन क्या है, x, तो x - 3, और दूसरे में हमने +2 कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ x - 3, यहाँ x - 3, तो x - 3 को कॉमन लिया, और फिर दूसरे में क्या बचा, x +2, और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, समीकरण x² + 9 - 6 = 0 को हल करना है। समीकरण क्या है, x² + 9 - 6 = 0। तो इसको आप जब हल करेंगे तो इसे हम इस तरह से भी -6 को इधर लेते आए, तो x² - 6x + 9 = 0। यानी अब 9 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, 9 के 2 खंड ऐसे करने हैं जिसका योग 6 हो, तो 3 और 3 है, और इनका अंतर करने पर, गुणा करने पर 9 आएगा, और जोड़ करने पर 6 आएगा। तो वह 3 और 6 का हम टुकड़ा क्या करेंगे, 3 और
3, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका खुल के होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहला और दूसरे पेयर में जो कॉमन है हम ले लेते हैं x, तो x स्क्वायर में से x गया x और यहां से x गया तो 3x माइनस 3, और फिर यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो x अब प्लस है बाहर माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी आपका x -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी 3 आएगी। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी है। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी 8 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सीधा सीधा सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो उसका सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहां r बराबर आपको दिया गया है, त्रिज्या कितनी है 8, और l तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई दी गई है 21, और पाई का मान हम जानते हैं 22/7। तो सीधे सीधे सारे मान रख दीजिए, 22/7 गुणे r कितना है 8, गुणे l कितना है 21, तो 7 का 3 बार गया, और ये आपका हो गया 22 गुणे 24। आप इसको गुणा कर दीजिए, 22 और 24 का जो गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल ही क्या होगा, जैसे 24 दूना 48, 24 दूना 48, आप इसको कर दीजिए तो 8 8 4 12 4 1 5, यानी इसका मान कितना आएगा 528 वर्ग सेमी। ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, ये आपका है कि 3 घात की करनी में यानी क्यूब रूट निकालना है किसका, 343 का, और गुणे स्क्वायर रूट निकालना है 576 का। तो यहां आप ऐसे नहीं याद है तो 343 को आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 3 से कट, चूंकि 2 से कटना नहीं है, 3 है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा तो ये 7 से कटेगा। तो ये कितनी बार गया, 7 का 4 बार, 7 चौक 28 और 6 3, तो 7 9 63 49, फिर 7 से 7 गया और 7 से 1, यानी इसका मान जो होगा 3 घात की करनी के अंदर वो क्या हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर गुणे, अब इसका 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 576 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 576 का जो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 8 16, तो ये 288, फिर 2 से करेंगे तो 144, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, पुनः 2 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, और 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1, यानी 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर और एक 3 का पेयर। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 और
गुणे 2 3 और गुणे 3 गुणे 3 एक पेयर, तो ये इसका आपका स्क्वायर रूट। तो यहाँ आपका 3 है, तो यहाँ हम जानते हैं 7 की घात 3 होगा, तो इसका मान 7 हो जाएगा। इसमें हर पेयर से एक संख्या निकलें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये आपका मान कितना हो गया, 7 गुणे 24। अब 7 से 24 में आप गुणा कर दीजिए, तो 7 का 4 बार 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168, यानी 168 आपका क्या होगा, 168 एक आंसर होगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए 55 अंश, कोण बी 60 अंश हो, तो त्रिभुज कोण सी और कोण डी, मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज को हम जानते हैं जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वो आपके त्रिभुज के परिधि या वृत्त की परिधि या वृत्त पर स्थित हो, वो क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ये मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें कोण ए ये कितना दिया गया है, 55 अंश, कोण बी ये कितना दिया गया है, 60 अंश। तो हमको कोण सी और कोण डी का मान मालूम करना है। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में कि जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो संपूरक होते हैं और उनका जो युग्म का योग होता है वह कितना होता है, 180 अंश। तो यहां आप सीधे सीधे ये 55 है, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी ये सम्मुख है एक दूसरे के, तो बराबर कितना हो गया, बराबर 180 अंश। ए का मान हमको मालूम है, तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए, तो ये हो गया 180 अंश माइनस 55 अंश। तो इसका मान कितना आया, ये 125 अंश। इसी तरह कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना है, 180 अंश। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण बी, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस बी का मान कितना है, 60 अंश। तो इसका मतलब कोण डी का मान कितना होगा, 120 अंश। ये आपका 17वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन। तो हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है, सूत्र तो हम कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो अब आधार का क्षेत्रफल हमको मालूम है 100 और ऊंचाई कितनी है 10, तो इसका मान कितना आ गया, 1000, क्या हो जाएगा, 1000 घन सेमी, ये इसका आयतन हो जाएगा। 19वां प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हल करना है। तो ये आपका जो समीकरण है, तो यहां पर भी आप देखिए 10 है, तो 10 का 2 टुकड़ा करना है, 5 और 2 में कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले और दूसरे पेयर में, तो पहले में x को कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, दूसरे में प्लस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस 5 दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू -5, और जब x प्लस
टू इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू -2। यही क्या है, यही हमारा आंसर होगा। 20वां प्रश्न, 5x माइनस 3y का होल क्यूब का प्रसार करना है। तो यहां पर सीधे सीधे हमको सूत्र सर्वसमीकरण का याद होना है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब यहां पर a इज इक्वल टू क्या है, 5x, और b इज इक्वल टू क्या है, 3y। तो अब इसी के मान को यहां पर 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर, तो सॉरी क्यूब, ये क्यूब है, तो ये 5x क्यूब माइनस 3y क्यूब माइनस 3 × 5x × 3y, और ये आपका ब्रैकेट में होगा, यहां ये सुधार लीजिएगा, ये चिन्ह आपका यहां ये इंटू का चिन्ह होता है, यहां पर ये इंटू का चिन्ह होगा, तो ये आपका 3ab हो गया, और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 5x माइनस 3y। तो ये आप इसको और सरल कर दीजिए, तो इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का जब हम क्यूब निकालते हैं 5 की घात 3, तो वह है 125 एक्स क्यूब, माइनस 3 का क्यूब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 27 वाई क्यूब, माइनस, अब ये 3 × 5 15, 3 45, अर्थात 45 एक्स वाई, और विद इन ब्रैकेट 5x माइनस 3y, और सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, माइनस, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225, और x y में x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका, 3 से 45 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 135, और एक्स वाई स्क्वायर, ये मान आपका आएगा। अब इसको और अगर आप करना चाहें तो इसको आप इधर कर दीजिए पीछे, और बाकी को आगे कर लीजिए, बाकी ये भी आप लिखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। 21वां, वृत्त की परिधि 22 सेमी है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि 22 सेमी और व्यास ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला जानते हैं, c बराबर पाई इंटू डी, या इसी को हम कहते हैं कि परिधि, अथवा हम कह सकते हैं कि परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। तो अब व्यास बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये फार्मूले पर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर क्या होगा, परिधि बटे पाई। इस सूत्र का प्रयोग यहां हम कर लेते हैं, परिधि हमको मालूम है और हमको क्या ज्ञात करना है, तो व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो गया, परिधि बटे पाई। तो ये परिधि हमें कितना दिया गया है, 22, तो 22 बटे पाई का मान रख दें 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 गुणे 7 बटे 22, तो 22 से 22 कट गया, और उत्तर कितना आया, 7 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। चित्र में यदि कोण A 80 अंश, कोण B 85 अंश है तो D का मान, ये चित्र में A 80 अंश है, B 85 अंश है, तो D, तो यहां पर भी हम जानते हैं क्या कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, क्यों, क्योंकि ये संपूरक कोण है भाई, ये सभी ABCD
क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण बी, तो ये हो गया 180 अंश माइनस 85 अंश, तो ये आपका कितना आ गया, 95 अंश। तो इसका मान कितना आएगा, 95 अंश। प्रश्न संख्या 23, ज्ञात कीजिए 2 की घात 8 और 8 की घात 2 में कौन सी बड़ी है। तो पहली संख्या क्या है, 2 की पावर 8। अब दूसरी संख्या हमारी 8 की पावर 2 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 को 2 की घात आधार की घात में बदल दें, तो 2 की घात 3 और पूरे की घात 2। तो यहाँ फार्मूला हम जानते हैं कि a की पावर m होल की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2 बराबर 2 की घात 6। आधार समान है, तो घात जिसकी बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी, अर्थात 2 की घात 8 क्या होगी, 2 की घात 8 बड़ी संख्या होगी। 2 की घात 8 क्या है, बड़ी संख्या। प्रश्न संख्या 24, 7 की घात 8 भागे 7 की घात 5, यानी 7 की पावर 8 डिवाइड करना है 7 की पावर 5। तो हम ये लिखेंगे 7 की पावर 8 माइनस 5, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं a की पावर m भागे a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 7 की पावर 3 और इसका मान हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये आप जब इसको लगाएंगे तो ये आपका जो रूप आएगा वह कैसे होगा, इसकी बात हम करें तो ये आपका जो मान आएगा 7 का, तो 7 के मान को आप सरल कर दीजिए, 7 सता 49 और 49 में 7 से गुणा कीजिए, तो 7 9 63 का 3 और 4 7 चौक 28 6 34 343, ये आपका उत्तर आएगा। ज्ञात कीजिए क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप 360 का एक अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, जो सबसे सरल रूप है। तो 2 से करेंगे तो ये आपका 180 आया, फिर 2 से करेंगे तो आपका 90 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। यहाँ जब आप जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। और जब भी अभाज्य गुणनखंड में कोई शेष होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर भी आप वही उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए 6075 का। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 5 है, 3 से कटेगा तो 3 से आप काट दीजिए। तो यहां आप 3 से, तो 3 का 2, फिर 0, फिर आपका 2 बार जाएगा और 5, फिर 3 से आप काटिए तो 3 का 6 बार गया, 7 बार गया, 5 बार गया, फिर 3 से काटेंगे तो 2 2 और 5, फिर 3 से आप काटिए तो ये आपका 7 और 5, फिर 3 से आप काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 और 5 यानी 25, और फिर 3 से ये कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, तो 5 से आप देखेंगे कि ये 5 आया और फिर 5 का 1। तो अब यहां पर आपको देखना है वर्ग में, तो 5 का वर्ग बन गया वर्ग के लिए, फिर 3 का वर्ग बना, 3 का वर्ग बना, तो एक 3 शेष बचा है। अगर इसमें 3 से और गुणा कर दें, यदि 6075 में किससे 3 से गुणा कर दें तो करने पर
यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या 729 पूर्ण घन संख्या है? तो अब हम देखते हैं। 729 2 से कटेगा नहीं, 9 है। 3 से देखते हैं तो ये 729 को आप काटिए तो 729 3 से आपका कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई। फिर 3 से आप करिए तो 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर आप 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 नवा 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो इसका जो मान आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब देखिए 3 3 का हम पेयर बनाते हैं और 3 3 का पेयर बनाने के बाद कोई भी शेष नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। x बराबर 121 को हल कीजिए तो x इज इक्वल टू 121 है। तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 की पावर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो x प्लस 11 और दूसरा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो जब क्या होगा x प्लस 11 तो उस कंडीशन में x बराबर माइनस 11 और जब x माइनस 11 बराबर 0 तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में x बराबर प्लस 11। यही आपका उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 29 कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई, तो यहां चौड़ाई मान लिया हमने x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है? 243। तो ये आपका कितना हो गया? 3x स्क्वायर बराबर 243। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 243 अपान 3। ये 81 आया कितना? x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 मीटर आएगी, जो कि उसकी क्या है? x की वैल्यू। तो लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई बराबर 3x है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 अर्थात 27 मीटर। और यही क्या हुआ? हमारा उत्तर होगा। और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र होता है कि एक घटना की प्रायिकता, एक घटना की प्रायिकता P इज इक्वल टू, हम इसको कहेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा प्रायिकता का सूत्र। तो आज के खंड में इतना ही। फिर जैसा अभी हमने बताया कि एक कल नई परसों से अब हम आपको मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।